150 से लेकर 200 के करीब कोन्स ये लगती हैं। तो इस प्रकार से ये इसका टी शर्ट का कपड़ा ये तैयार होता है। इसमें स्ट्राइप्स पड़ी हुई हैं, आपने ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। विद इन 5 मिनट्स अच्छा, मैं उसको आपकी फोटो अभी क्लिक करके तो अपने वहाँ पे कंप्यूटर में डिजाइनिंग को कमांड दूंगा और वो कपड़े के ऊपर आके भाई ये बाहर निकल आएगी। अब ये मैं एक अफसोस वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मशीन चाइनीज मशीन, ये तकरीबन 1.5 करोड़ की मशीन है। अब आप ये देखें, ये मशीन मैंने इटली से इंपोर्ट की। ये इसकी तकरीबन कॉस्ट है 80 लाख रुपए की। फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा, अफसोस वाली, कि हम सुई नहीं बना पाए। तो मेक इन इंडिया, तो अब मैं क्या कहूँ जी। तो सुई क्यों नहीं बन पा रही है यहाँ पर? हमारे मनमोहन सिंह जी ने 10 साल का उन्होंने बांग्लादेश से गारमेंट का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का एग्रीमेंट कर लिया। और अफसोस की बात है, पीयूष गोयल जी ने उसी एग्रीमेंट को 10 साल और बढ़ा दिया। अब आप ये देखो, अगर यही मशीनें यहाँ पर बने, हमारी कैपिटल कॉस्ट भी कम होगी और हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये हमारी भारत की नारी शक्ति, वुमन एम्पावरमेंट। आई एम श्योर कि अभी मैं तरुण जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि सर ये मशीन कहाँ की है, तो तब भी वो बोलेंगे विदेश की है। सर मेरे को बताइए ये मशीन कहाँ की है? अफसोस। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हमारे इधर बहुत फेमस सिंगर हुए हैं वडाली ब्रदर्स, और उनका एक गाना था जिसकी गाने की शुरुआत ऐसे होती कि रब बंदे दी जात इक्को जिਵੇਂ कपड़े दी जात है रूह। आप अपने सामने इस वक्त स्क्रीन पर रुई से बना हुआ एक फैब्रिक देख रहे हैं। वो फैब्रिक कैसे बनता है, लुधियाना में ही क्यों बनता है, लुधियाना में इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हुआ कि इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया गया। यहाँ पर बाहर से कपड़े आ रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका फैब्रिक बन रहा है, मशीनें आ रही हैं बाहर से, यहाँ खूब सारी लेबर लगी हुई है। यहाँ का जो कपड़ा है वो बन कर आपको अलग अलग शोरूम में दिखता है, आपको ज़ारा में दिखता है, जूडोज में दिखता है। ऐसे अलग अलग तमाम तरह के ब्रांड्स हैं जिसमें यहीं का कपड़ा जो है ठप्पा लगता है ब्रांड का, और आगे जाकर वो उन शोरूम से बिकता है। आप उसे खरीदते हैं 5, 6, 8, 10 गुना, जब वो उसका रेट हो जाता है उस रेट पर आप खरीदते हैं। ऐसा ही कुछ हमने देखा था कोयम्बटूर में जब हम लोग तमिलनाडु गए, और कोयम्बटूर में जाकर देखा कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर एम्पावर कर रही है लोगों को। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर से लेबर लेकर आ रही है और वहाँ पर बड़े स्केल पर काम हो रहा है। हमने वहाँ पर उधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब एक व्यक्ति से बात करी जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, हमने कहा कि जब आपका बिजनेस इतना बड़े लेवल पर है, आप कपड़ा जो है वो जीन्स बनती है वहाँ पर प्राइमरली, जब आप जीन्स जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आपने अपना कोई लोकल ब्रांड बना लिया और उस ब्रांड को इतना पॉपुलर कर दें कि आपको बाहर ना देना पड़े, तो इधर के लोगों में ज़्यादा समृद्धि आएगी उससे। तो उनका एक बड़ा बेसिक सा जवाब था जो उन्होंने 2-3 मिनट लगाए सोचने में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम पंजाबी नहीं हैं। इससे उनका कहने का मतलब ये था कि हम अपने काम को पॉपुलराइज नहीं कर पाए इतना, हमारे को बेचना नहीं आता था, हमें मार्केटिंग नहीं करनी आती थी, तो इस वजह से हम ये नहीं कर पाए। यही करते करते हम लोग तमिलनाडु से साउथ से नॉर्थ में पहुंच गए। लुधियाना में इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पर जो इस पूरी इंडस्ट्री में अच्छी अहम भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे इस फैब्रिक का, इस कपड़े के बनने का प्रोसेस क्या है, कैसे रुई से एक कपड़ा बन जाता है, कपड़े की क्या क्वालिटी होती है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक वो बिक रहा है, इनकी क्वालिटीज़ कैसे वेरी करती हैं, किसको कहेंगे कि आप अच्छा कपड़ा है, किसको कहेंगे कि नहीं ये एवरेज कपड़ा है, सर्दी में कौन सा चलेगा, गर्मी में क्या चलेगा, इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके लिए हमारे साथ तरुण जैन जी हैं। हम इनके साथ लगभग पिछले 1 घंटे से, और ये इतने इंटरेस्टिंग आदमी हैं, आप इनसे जिस भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। इनका जो जवाब है वो बिल्कुल ऐसा, अपनी एज इन्होंने बताई 52, और जो इनका जोश है, जो इनका माइंडसेट है वो बिल्कुल हमारे बराबर का, मतलब इतने एनर्जेटिक और चिल्ड व्यक्ति। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है तरुण जैन जी। मुझे उम्मीद है आप हमारे दर्शकों को भी वही मनोरंजन देंगे और पूरी इस इंडस्ट्री की ग्लिम्स देते हुए समझाएंगे कि कैसे उस रुई से कपड़ा बन जाता है और क्या इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। स्वागत है आपका। मैं सभी हमारे पंजाब वासियों को, भारतवासियों को, और पर्टिकुलरली क्योंकि मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ, यहाँ पे बॉर्न एंड बॉटम हूँ, तो सभी लुधियाना वासियों की तरफ से सबको सादर जय जिनेंद्र, जय माता दी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपका स्वागत है जी। शुक्रिया। आपका नाम मानिक जैन जी जी। तो आप मेरे को थोड़ा सा प्रोसेस बताना शुरू करिए। ये बताइए इसको क्या कहते हैं, इस लॉट्स को क्या कहते हैं? ये हमारा स्टॉक रूम है। अच्छा जो भी फैब्रिक है वो एक बनता है जी पॉलिस्टर से, अच्छा, और एक बनता है कॉटन से। जो हमारे किसान भाई जो अपने खेतों में जो कपाह उगाते हैं, जी तो वो कॉटन का प्रोसेस सबसे पहले है
वो जाता है जिनिंग में, जी जहाँ पे कॉटन एक तरफ हो जाती है, रुई जिसे कहते हैं हम, और कॉटन जो सीड है वो एक तरफ हो जाता है, जिससे कॉटन सीड ऑयल बनता है, जी। जिसे कहते हैं भी उसकी बाद में वो पशुओं को के खाने का उसका बिनौले दी खल, अच्छा और कॉटन से वो फिर जाता है स्पिनिंग में, जी उसका यार्न बनता है। जी तो हम भारत में तकरीबन 400-500 अलग अलग देश के हिस्से में जी धागे की बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं। जी रिलायंस भी यार्न बनाता है, बिरला ग्रुप भी बनाता है, और तमाम बड़ी मिलें हैं, वहाँ से हम ये धागा परचेज करते हैं। ठीक है। जो अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो एक रोल है, पूरा रोल तैयार हो रहा है, और जो दो लोग सामने खड़े हैं वो चेक कर रहे हैं ये जो पूरे धागे से एक फैब्रिक का रूप लिया है उसने, उसमें किसी तरीके की कमी तो नहीं है? क्या उस कमी को यहाँ पर दुरुस्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? और अगर कोई कमी रह गई है तो जब वो आगे सप्लायर को देंगे तो उसको बता दें कि इधर ये कमी है, कपड़ा काट फीट के जो जैसे बनाना है वो बना ले। तो हम अंदर चलते हैं जहाँ पर आप बिल्कुल आपका यान तैयार हुआ है। इन्होंने, अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो जो कॉटन आई है उस कॉटन को पहले धागे का रूप दिया जाता है। उस धागे से ही, जैसे आप मेरी शर्ट देख रहे हैं, ये शर्ट जो है अनस्ट्रेचेबल है, जैसा कि सर ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया। एक ये हो रहा है जो इसका काम हो रहा है। एक रूहानी ने एक ब्रांड है, स्पोर्ट्स का ब्रांड, उसकी एक टी शर्ट पहनी हुई है जो कि स्ट्रेचेबल है। इन दोनों के काम में भी फर्क है। सर मुझे थोड़ा उसका बताइए, क्या फर्क है इनकी टी शर्ट में और मेरी शर्ट में? धागा आने के बाद स्पिनिंग मिल से इसके दो तरह के प्रोसेस होते हैं इसको बनाने के। वन इज निटिंग, निटिंग से जिसमें स्ट्रेच की, जिसकी हम जैसे ये टी शर्ट, जिसकी टी शर्ट बनती है, और एक जैसे मैंने शर्ट पहनी है और आपने शर्ट पहनी है, ये है वीविंग सेक्टर जी। इसमें वाफ एंड वेफ्ट, ताना बाना जी। तो ये मैं अभी आपको अंदर ये निटिंग का, आपको जो हमारी सर्कुलर निटिंग की मशीन्स हैं वो जिससे टी शर्ट बनती है, वो कपड़ा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी निटिंग का प्रोसेस दिखा रहे हैं। हम रॉ मटेरियल से आ जाते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं। ये हम मिलों से धागा परचेज करते हैं। ठीक है सर। तो ये हमारा ये कॉटन का यार्न आ गया है। ठीक है सर। ये कॉटन का यार्न है जी। तो यार्न के बाद ये अभी आप ये देख रहे हैं, ये हमारी सर्कुलर निटिंग की मशीन है। ये यार्न से ये कपड़ा, ये टी शर्ट का, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। अच्छा। तो सर ये सब जितने यान हैं ये लगाए जाते हैं, लगभग एक ये जो कपड़ा तैयार हो रहा है, कितने यान यहाँ पर लगे होंगे लगभग? अप्रोक्सीमेटली 150 कोन्स। अच्छा। 150 से लेकर 200 के करीब कोन्स ये लगती हैं। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये मशीन में, तो इस प्रकार से ये इसका टी शर्ट का कपड़ा ये तैयार होता है। तैयार हो रहा है। तो देखिए, आप अगर रूहानिया में इधर से दिखाएं, ये यान है जो तैयार होकर आया, ये जिसका थ्रेड है ये गोल गोल घूम रहा है, इधर जा रहा है, इधर जाके ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ के वो उधर से मशीन में आया, और आप देखिए इस तरफ जो है ये सब थ्रेड आ गए हैं ये सामने, और वो सामने का प्रोसेस जो है अंदर पूरा घूम रहा है, जो वो अलग अलग थ्रेड मिलकर एक उसको फैब्रिक का रूप दे रहे हैं। ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ये निटिंग है और ये स्ट्रेचेबल है। अभी आप देख रहे हैं कि एक जो बेसिक कलर होता है, जो ओरिजिनल कलर होता है यान का नेचुरली, उसी कलर का कपड़ा यहाँ पर तैयार हो रहा है। हम ये भी जानते हैं इनसे कि क्या इसके कोई और रूप भी हो सकते हैं, और ये भी जानते हैं कि जो मशीन है उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। और ये जो मशीन है, अब ये मैं एक अफसोस वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मशीन चाइनीज मशीन। अच्छा, वो पूरा चाइनीज में लिखा हुआ है ऊपर। ये चाइनीज मशीन है जी। और ये हम कोरिया से भी मंगाते हैं, ये निटिंग की मशीन जर्मन से भी मंगाते हैं, टर्की से भी मंगाते हैं, परंतु इस समय सबसे चीपेस्ट इन द वर्ल्ड और अच्छी क्वालिटी की मशीन वो है चाइनीज मशीन है। अच्छा। अब ये मैंने अफसोस लिए इसलिए कहा है भी मैं ये चाहता हूँ भी ये मशीन हमारे यहाँ पर क्यों नहीं बन सकती। इसमें हमारी पिछले 10 साल से जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने पर्टिकुलरली अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ उसको अनदेखा किया गया। पिछले 10 साल से जो भी हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर आए हैं, तो उन्होंने, हमने बहुत बारी उनको रिप्रेजेंटेशंस भी दी कि ये जो मशीन्स हैं ये हम जो फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में ये क्यों नहीं बन सकती। अब एक प्रश्न ये है दूसरा भी, ये मशीन अगर मेरे देश में नहीं बन पाती, मैं बैंक से लोन लेके या अपने फंड से ये मैं चाइना से या जर्मन से या इटली से मशीन लेके आता हूँ, तो भारत सरकार को इसके ऊपर 22% इम्पोर्ट ड्यूटी जो उन्होंने इम्पोज की हुई है, वो उनको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है। 22% अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है। जो मशीनरी मेरे कंट्री में अवेलेबल नहीं है,
उसको मैं बैंक से फाइनेंस करा के या अपने फंड से अगर मैं लेके आता हूँ, मजबूरन बाहर से लेकर आ मजबूरन मुझे बाहर से लेके आनी पड़ती है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में अगर मैंने अपने आप को स्टैंड करना है, मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ। अगर वो उस क्वालिटी का फैब्रिक मैंने अमेरिका में ये टी शर्ट बना के एंड प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करना है, और तो मुझे वो मशीन अगर मेरे देश में नहीं बन रही तो गवर्नमेंट को हमसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए। और हमारे देश में ये मशीनरी, हमारे पास बेस्ट आईटी के इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं। अगर वो यहाँ बनता तो कम से कम जो मनी फ्लो है पूरा वो हमारे देश में होता, रोजगार बढ़ता, और जो मशीन है वो आपको सस्ती पड़ती, जो बाहर से ला रहे हैं देश की देश में ही फ्लो कर रहा होता। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती, मेरे देश के लोगों को अगर ये फैक्ट्रीज लगती, ये मशीनें बनाने वाली, तो बिकॉज हमारे देश में हर बेस्ट क्वालिटी का लोहा, आयरन, स्टील, हर रॉ मटेरियल मेरे देश में अवेलेबल है। हमारे देश के जो बच्चे हैं बहुत अच्छे, यहाँ पे टेक्नीशियंस बहुत आईटी के बहुत अच्छे हमारे बच्चे हैं। तो क्यों वो अपनी सारी ऊर्जा है बाहर जाकर लगाएं और बाहर से बनकर आए मशीन और हम इस्तेमाल करें? इसीलिए हमारे बच्चे आज प्रेफर कर रहे हैं हमारे देश को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे देश में अवसर यहाँ की जो सरकारें हैं वो हमें नहीं प्रोवाइड करा पा रही। और चाहे वो कोई भी सरकार हो, सिर्फ 10 साल की बात नहीं, मोदी जी भी हो सकते हैं, उससे पहले मनमोहन गवर्नमेंट या उससे पहले भी जो रहे। एक तरफ तो हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अब आप ये देखो, अगर यही मशीनें यहाँ पर बने, हमारी कैपिटल कॉस्ट भी कम होगी और हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो मुफ्त में जो राशन बांटा जा रहा है, एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे भारत देश में अगर कोई इंडस्ट्री, और पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो मेरा ये सवाल है और मेरी एक गुजारिश है हमारी सरकारों से, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही है और पिछले 10 सालों से मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और आने वाले टाइम में अभी आज जैसे 27 जून है, 27 जून है, 27 मई है, 1 जून को वोट डालनी है। 1 जून को पंजाब में वोटिंग होनी है और 4 तारीख को पूरे देश में रिजल्ट आने हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं भी मोदी जी तीसरी बारी हैट्रिक बनाए, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आए। जो कमियां 10 साल में रह गई हैं वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें, ताकि हम अपने जो उनका एक मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया, वो जमीन पर भी कहीं दिखे और आप लोगों को हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मार्फत हम अपने जो आज करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, हम उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकते हैं और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, देश में ही उसकी सर्कुलेशन होगी। हमारा जो देश का पैसा है फॉरेन करेंसी के रूप में बाहर नहीं जाएगा, हमारी कैपिटल कॉस्ट कम होगी और हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बिल्कुल, और आपने देश हमारा आगे बढ़ेगा। आपने मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और आप सही बता रहे हैं। मैं चाहूंगा हम थोड़ा आगे आगे भी बढ़े और दिखाते रहें कि यहाँ पर कैसे किस तरीके से काम हो रहा है। आपने इतनी सब चीजें मुझे बताई। मैं सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ कि जब आप बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट ये चीज समझ पा रहे हैं तो सरकारें इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रही? क्या लगता है आपको, इच्छा शक्ति की कमी है या विजन नहीं है? क्या लगता है आपको? ऐसा है, जब से देश आजाद हुआ है ना, तो मोस्टली वहां पर हमारे कंट्री में कांग्रेस ने राज किया। तो सारी दुनिया को मालूम है भी कांग्रेस ने हमारे देश को कैसे लूटा। तो 10 सालों में मोदी जी ने एक इस लूट को बचाया, जो जीरो करप्शन की। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जीरो करप्शन है। देखिए, ये मैं इस पर थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस के टाइम पर ही सबसे ज्यादा करप्शन थी और पिछले 10 साल नहीं थी, तो फिर वो जो विपक्षी दल वाले कहते हैं कि जितने करप्ट लोग थे उनको तो आपने अपनी पार्टी में ले लिया। और दूसरी चीज, अगर सिर्फ करप्शन ही हो रही थी तो इतने इसरो, IITs, IIMs ये सब कैसे खुल रहे थे? आज हम जहां पर खड़े हैं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन भी तो कुछ रहेगा। तो मेरे को लग रहा है इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मौजूदा लेवल पर 10 साल इस सरकार को गए, इससे पहले की भी सरकारें रही और बीच में अटल बिहारी की भी सरकार थी, तो क्या लग रहा है आपको कि विजन में क्लैरिटी नहीं है या इच्छा शक्ति कमी? क्या लग रहा है? हमने ये महसूस किया एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट भाई, जो ताना बाना देश का इतना बिगड़ा हुआ था ना, तो ये 10 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट ने उसको ताने बाने को सुलटाने का काम किया। अच्छा, और उसके रिजल्ट अब दिखेंगे आपको? उसके रिजल्ट देखिए, आज देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेजी से फैला है जी, जो नितिन गडकरी जी का विजन है जी, आज जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और एक शहर से दूसरे शहर में जाने की जो हमारा जो टाइम है वो हमारा कम हुआ है। एंड आपको पता है टाइम इज मनी, तो जितना ट्रांसपोर्टेशन में इजी हमें
इतने बड़े हाईवेज हमें मिल गए हैं, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी कम ट्रांसपोर्टेशन की हुई है, और हमारा टाइम भी, जो सबसे बड़ी चीज़ है, भी टाइम इज द मनी। हमारा टाइम देखिए वही चीज़ है, जैसे हर सिक्के के कहते हैं दो पहलू होते हैं। तो सर बता रहे हैं कि टाइम इज मनी, पर हमारे देश में जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को राशन ही दे रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं वो अफोर्ड ही नहीं करते हैं कर सकते हैं उस सड़क पे चलना, तो एक ये भी इशू है। खैर अब हम इस पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो हम वहाँ पे यान देख रहे थे वो व्हाइट कलर का था, ये कलर्ड आ गए, ये कैसे है, इसके थोड़े बारे में आप ये फैब्रिक देख रहे हैं, ये है स्ट्राइपिंग। ये स्ट्राइपर बन रहा है, तो स्ट्राइपर बनाने के लिए हमें यार्न डाइंग कराना पड़ता है। जो यार्न है उसको पहले हमें कोन डाइंग करवानी पड़ती है, फिर उसके वो हम पंजाबी में कहते हैं वो भी पटे वाला माल, ये अपना पटे बनते हैं स्ट्राइपा। तो ये एक निटिंग का ये एक कंसेप्ट है, तो ये यार्न डाइंग से ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए रूहानी, इधर पीछे जो है एक पैटर्न बना हुआ है स्ट्रेट लाइंस का। इनका सर का ये कहना है कि ये जो फैब्रिक बना है, जब डाई करते हैं हम बाद में, तो डाई में तो पूरा कपड़ा एक तरह का डाई हो सकता है। दूसरी ऑप्शन होती है कि इसके ऊपर कोई डिजाइन आएगा जो ग्राफिकली ये इम्पोज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ का डिजाइन है और इसमें स्ट्राइप्स पड़ी हुई हैं, आपने ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है जी, वो कैमल और उसका क्रीम का कॉम्बिनेशन है जी, तो इसमें में हमें ये डाइड यार्न क्या ये प्रोसेस ये कंप्लीट होता है। ये ठीक है। तो वो जो बिल्कुल पेल कलर का आपको यान दिख रहा था, वो यहाँ पर कई सारे कलर्स में दिख गया। उसका पैटर्न तरीका वही है कि वो इधर से धागा जाएगा ऊपर से होते हुए, वो पूरा देखिए अंदर जा रहा है, और अंदर आपको एक पैटर्न दिखेगा ग्रे, और वो जो ऑफ वाइट कलर है उसका एक पैटर्न आपको अंदर बनता हुआ दिख जाएगा जो घूम घूम के बन रहा है। तो सर ये जो पूरी मशीन है, इसकी लगभग कॉस्ट कितनी होती होगी? ये मशीन की जो कॉस्ट है ये तकरीबन 30 लाख रुपीस की है, और जो प्लेन मशीन है उसकी कॉस्ट अराउंड 20 लाख रुपीस की है। और मैं ऐसा मानता हूँ अगर यही मशीन मेरे देश में बने तो इसकी कॉस्ट कम से कम 30 to 40% इसकी कॉस्ट इसकी कम हो सकती है, अगर इस मशीनरी को बनाने के लिए जो मदर मशीनरी है, तो अगर उसमें हमें गवर्नमेंट ने, जैसे यहाँ पर हमारे एक CTR है फोकल पॉइंट में लुधियाना में, सेंट्रल टूल रूम, उसकी स्थापना MSME गवर्नमेंट ने सिर्फ इसी कारण की है भी जो मशीन्स हमारे यहाँ पे नहीं बनती उसकी जो इन्वेंशन है, और वो मशीन्स को सेम उसको कॉपी कट पेस्ट करने के लिए वो CTR डेवलप हुआ है। परंतु वही अफसोस वाली बात है, उसकी जो आउटपुट है वो नहीं निकल पा रही, जिसकी वजह से आज हमारी कैपिटल कॉस्ट हमारी बढ़ गई। मुझे इसके बारे में बता सकेंगे थोड़ा टेक्निकलिटी, ये क्या हो रहा है अभी? ये लाइक स्ट्राइप्स का डिजाइन डालने के लिए ये सारा कंप्यूटराइज्ड मशीन है। तो यहाँ पर आपने कितने इंचेस के बाद आपने वो स्ट्राइप्स को आपने देना है, तो ये ऑटोमेटिक ये डिजाइन इसमें ये हो जाता है, आप उसमें फीड कर दो। लाइक 3 इंच के बाद अगर आपने स्ट्राइप देनी है, 1 इंच की स्ट्राइप देनी है, 2 इंच की देनी है, 6 इंच की देनी है, तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसा उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम फैब्रिक अपना तैयार करवा दें। मानिक जी, आप मुझे वो दिखा रहे थे जहाँ पर पेन ड्राइव इंसर्ट करके हमने पैटर्न किया था, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वो दिखाइए कि ये कंट्रोल रूम, ये सारा कंट्रोल सिस्टम होता है, इसके अंदर पैटर्न भरा जाता है। ये पेन ड्राइव होती है, जो भी डिजाइनर एक डिजाइन कंप्यूटर के ऊपर बनाता है, उसको फिर मशीन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, फिर वो पेन ड्राइव हम इस पे लगा लेते हैं, वो जो भी पैटर्न होता है वो मशीन उस पैटर्न पे कपड़ा को निट डाउन करती रहती है। तो लगा लीजिए मैं हूँ, मेरे को आगे कपड़ा चाहिए आपसे, मैं पेन ड्राइव में डिजाइन आपको तैयार करके दूंगा या डिजाइन आप भी बनवा देते हैं? हमारे पास डिजाइनर्स होते हैं। अच्छा। तो अगर कोई भी बायर हमें कोई भी फैब्रिक की कटिंग देता है कि हमें सेम डिजाइन चाहिए, कलर मैचिंग चाहिए, तो हमारा डिजाइनर उस सेम डिजाइन को कॉपी करता है और हम वो डिजाइन बना लेते हैं। ठीक है, हमने पूरे पैटर्न के ऊपर बात कर ली। मेरे को थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है कि कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा है? जैसे आप लगा लीजिए ज़ारा एक इंटरनेशनल ब्रांड है, अगर कहें कि वो सबसे अच्छा कपड़ा आपको देता है इन कंपैरिजन टू जो लुधियाना का एक लोकल ब्रांड हो सकता है, या लगा लो कि यहाँ पर जूडियो बहुत चलता है, वो हो सकता है, उसकी क्वालिटी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मेरे को थोड़ा वो बताइए। तो क्वालिटी ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है। कोई भी कपड़ा बनता है वो ब्लेंड्स के साथ बनता है, या तो वो सिंगल ब्लेंड का बन सकता है, या पॉलिएस्टर का बना लो, या कॉटन का बना लो, या फिर वो मल्टी ब्लेंड्स का बनता है। मल्टी ब्लेंड्स का मतलब है एक ही कपड़े के अंदर पॉलिएस्टर भी है, कॉटन भी है, किसी के अंदर मोडाल हो सकता है, नायलन हो सकती है, रेयॉन हो सकता है, लाइक्रा हो सकता है। तो ये डिफरेंट है। हर जो फाइबर होता है, चाहे मोडाल, विस्कोस, नायलन, उसकी अपनी अपनी नेचर होती है, उसकी अपनी अपनी हैंड फील होती है, उसकी अपनी अपनी वर्किंग होती है। तो हम जो भी कपड़ा जो प्रोडक्ट बनाना होता है उसका जो पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंगली हम फाइबर डिसाइड करके उसका एक ब्लेंड क्रिएट करके कपड़ा रेडी करते हैं। कुछ मतलब एक आम जनता के भाषा में हो तो कुछ ऐसा भी होता है कि ये बहुत अच्छा है
ये रेगुलर यूज का, इसमें भी कुछ डिफरेंशिएशन आता है? तो देखो, अगर हम बात करते हैं मोडाल, विस्कोस, कॉटन्स और नायलन्स वगैरह की, ये हाई रिच फाइबर्स हैं। मतलब इनकी फील फॉल ज्यादा अच्छी होती है। पॉलिएस्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन पॉलिएस्टर्स का क्या प्राइसिंग कम होता है, सस्ते धागे आ जाते हैं, डाइंग वगैरह सस्ती होती है, तो थोड़ा अगर चीप फैब्रिक बनाना होता है तो स्पन और पॉलिएस्टर्स में बन जाता है। बट ये नहीं है कि पॉलिएस्टर्स में सस्ता ही फैब्रिक मिलता है, महंगे भी फैब्रिक्स आते हैं। अगर हम ये ब्रांड्स की बात करें जो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यहाँ पर कोई है जो अलग अलग तरह के फैब्रिक लगे हों? किस आप दिखा सकते हैं? अब जैसे ये कपड़ा बन रहा है, ये जो फाइबर जो इस टाइम धागा चल रहा है वो पीसी है। इसमें 50% पॉलिएस्टर है, 50% कॉटन है। अच्छा, तो ये इस हिसाब से बन रहा है। जो हम पहली मशीन पे देख के आए वो 100% कॉटन था। अच्छा, तो ऐसे मल्टीपल ब्लेंड्स के साथ जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप मिक्स करके जी ऐसी है। ठीक है। तो सर मुझे थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में भी बताइए कि कब और कैसे शुरू हुई यहाँ पे। आप अपना भी थोड़ा इतिहास बता दीजिए और इस इंडस्ट्री का भी थोड़ा बता दीजिए। लुधियाना में ये इंडस्ट्री तकरीबन 50 साल से पुरानी है। तो जब हमारे फादर, हमारे दादाजी वगैरह ने स्टार्ट किया था, तो उस समय कंसेप्ट था हैंडलूम्स का। तो हाथ वाली खड्डी होती थी जिसमें हम कपड़ा बनाते थे। फिर ऐसा ऐसा ये हाथ से चलने वाली एक डायलदार मशीन आई जिसमें सॉक्स बनती थी, बनियान बनती थी। ऐसा ऐसा फिर ये नई टेक्निक आ गई, इलेक्ट्रिसिटी यूज के साथ मोटर सिस्टम आ गया। एक फ्लैट हाथ से चलती थी मशीन, मैनुअल मशीन थी, फिर उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया गया, फिर उसका और कंप्यूटराइजेशन हो गया। अब तो टेक्नोलॉजी का कोई एंड ही नहीं है। तो ये ग्रेजुअली पिछले 50 सालों से आज हम बहुत अच्छी टेक्निक में आ गए हैं। परंतु फिर से वही अफसोस वाली बात है, ये जो सारी टेक्निक है ना, ये आ रही है सारी फॉरेन से। और अगर देखा जाए भाई इसका टेक्सटाइल का अगर नींव किसने रखा, तो वो रखा जर्मन ने। जो जर्मन्स की जो टेक्नोलॉजी थी, जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ या 19th सेंचुरी में, तो जर्मन्स ने इसको पूरे वर्ल्ड में इसका लीड लिया और वो टेक्नोलॉजी सारी टेक्सटाइल की स्टार्टिंग ही वहीं से हुई। तो अब आपको इसके पीछे क्या रीजन लगता है कि लुधियाना में ही ये हब क्यों बना, कहीं और नहीं बना? जैसे जलंधर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, स्पोर्ट्स वगैरह का काम बहुत ज्यादा था, न्यूज़पेपर से। लुधियाना ने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ टेक्सटाइल होना चाहिए? इसकी कोई वजह है? लुधियाना के लोग जी मेहनती ज्यादा है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अब मैं 16 साल की उम्र से अपने फादर के साथ मैं उनके काम में हाथ बटा रहा था। खुद अपने हाथ से माल की चेकिंग करता था, पैकिंग करता था, मशीनें भी मैं खुद में चलाता था। तो पंजाबी वैसे मेहनती होते हैं, वो बात अलग है। अब ट्रेंड चेंज हो गया, पंजाब के लोग बाहर कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में अपने मेहनत के जोर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अब यूपी और बिहार की, या पीछे ये देख रहे हैं जो लेबर है, वो यहाँ पर काफ़ी हमारी इंडस्ट्री में 99% लेबर हमारे इस समय यूपी और बिहार की है। पंजाब के लोग कुछ नशों की वजह से या लैक ऑफ, यहाँ पे पंजाब की भी गवर्नमेंट्स ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कभी ग्रो नहीं यहाँ पर होने के हमें अवसर दिए। अच्छा। तो जिसकी वजह से यहाँ की जितनी ग्रोथ है आपको लगता है वो मैक्सिमम यहाँ के लोगों के ही इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट के ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं रहे जिसकी वजह से कुछ पुश? गवर्नमेंट की तो कंट्रीब्यूशन, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रति जीरो। ये तो हम लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, भगवान की कृपा से फॉरेन जा के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके मशीनरी ले आए, नए वहाँ के डिज़ाइंस वहाँ से ले आए, तो यहाँ पर आके हमने उसको बनाया। और लुधियाना जैसे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था किसी समय, तो आज वो अपना आखिरी सांसें वो गिनती कर रहा है। आज हमारी इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल है, यहाँ पर चाइना से स्मगल होके, एक सबसे बड़ा थ्रेट तो मैंने आपको बता दिया भी, मशीनरी बाहर से आ रही है, यहाँ पर वो मशीनरी को बनाने के अवसर किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिए। सेकेंडली, चाइना से यही पॉलिस्टर का और ब्लेंड्स का जो फैब्रिक है वो गलत तरीके से स्मगल होके वो आ रहा है। और हर रोज़ का 1 करोड़ किलो कपड़ा चाइना से आ रहा है और स्मगल होके वो आ रहा है। उसमें ड्यूटीज़ में हेरा फेरी करके वो कपड़ा यहाँ पे भारत के कुछ चोर व्यापारी, तो हम ही में से हैं, वो यहाँ पर ला रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आज आखिरले सांसों पे है। इसका सर्वाइवल, आज हमारी अपनी फैक्ट्रीज को रन करना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा, मनमोहन सिंह जी ने, जो वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी साइन की, गारमेंट इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। आज बांग्लादेश से सारा गारमेंट बनके वही चाइना का जो फैब्रिक है और यार्न है
वो स्मगल होकर बांग्लादेश में जा रहा है और वहाँ पर गारमेंट बन के हमारे देश में आ रहा है। कोई समय था कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, हमारी लुधियाना की जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स करते थे वो हमारी एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट थी वेस्ट बंगाल की। अब वो सारा वहाँ पे बना बनाया गारमेंट बांग्लादेश से आ रहा है, ड्यूटी फ्री आ रहा है, स्मगल होके आ रहा है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। ये पिछले 10 साल से हमने इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशंस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में भी दी, परंतु इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लैक कर गई, जिसकी वजह से आज हमारी जो लुधियाना की जो हौजरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सर्वाइवल वो उसका सर्वाइवल का बहुत हमारा बुरा समय चल रहा है। और इसी बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक और हमारे ऊपर एक वज्रपात कर दिया, 43B का एक लॉ ला दिया, जिसमें हमें जो हम जिसको भी अपना प्रोडक्ट बेचेंगे उसको 45 डेज के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक तरफ से देखा जाए ये एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए तो ठीक है, भी मैंने माल बेचा तो 45 डेज के अंदर आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें उन्होंने 2 स्लैब कर दिया। एक की टर्नओवर जिसकी 50 करोड़ से नीचे है उसको जिसको हम माल सेल करते हैं उसको 45 डेज के अंदर पेमेंट देनी होगी, और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उसके ऊपर वो चीज़ बाउंडिंग नहीं है। अब ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाले फैक्ट्री में से माल खरीदेगा, क्योंकि उसको उस पेमेंट की बाउंडेशन नहीं है। 50 करोड़ से नीचे वाले के ऊपर बाउंडेशन है, उससे एमएसएमई को नुकसान तो फायदा तो क्या होना था, उल्टा नुकसान हो गया। हम ये चाहते हैं भी हमारा व्यापारियों का लेन देन है उसमें गवर्नमेंट बेवजह से इन्होंने ये जो टांग अड़ाई है, ये इन्होंने टांग गलत ये अड़ाई है, ये इनको 45 डेज के इनको वापस लेना चाहिए। अगर नहीं भी लेना तो इसको थोड़ा सा लीनियंट करके इसको 60 डेज 90 डेज करके थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि वो इसको यूनिफॉर्म कर देना चाहिए। अप टू द टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ इसको यूनिफॉर्म कर देना चाहिए। 1 रुपये से लेके जिस भी मैन्युफैक्चरर की टर्नओवर 500 करोड़ तक है उसके ऊपर अगर 60 डेज का या 90 डेज का पैरामीटर ये लगा देंगे तो उसमें पूरे कंट्री में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये 2 धाराएं 50 करोड़ से नीचे और 50 करोड़ से ऊपर वाली ये धारा ये सूटेबल नहीं करती। अच्छा मेरे को ये बताइए, ये वीविंग हो रही है, ये knitting हो रही है। ये निटिंग हो रही है। वीविंग का जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर है या कुछ अलग है? वो वीविंग का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैं क्रिस आपको क्रॉस वाला जो कहते हैं वो मैं आपको अपने साथ वाले जो चलिए फिर हम वहाँ चलते हैं, वो मैं देखते आपको वहाँ पे चलते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वीविंग होते हुए कि वीविंग कैसे होती है और वीविंग का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो अब आपको तरुण जी दिखा रहे हैं। थोड़ा बताइए इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में। जैसे हमारी पहले वाली फैक्ट्री में हमने आपको निटिंग के बारे में बताया था, जिसमें हमारा टी-शर्ट का कपड़ा बनता था जी, ये जो स्ट्रेचेबल होता है, जो स्ट्रेचेबल होता है, जी। ये कंसेप्ट है वीविंग का। जी वाप एंड वेफ्ट जिसे कहते हैं ताना बाना। जी जब मेरे फादर ने आज से 50 साल पहले जब ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट किया था उस समय हैंडलूम्स थी। आपने कभी सुना होगा हाथ से खड़ियां चलती थी, हाथ से खींचते फिर ऐसे करते हैं फिर उसको इसको बंद करके। यस यस एग्जैक्टली। तो आज ये बिल्कुल वर्ल्ड की सबसे सुंदर कंपनी की ये रैपियर शटरलेस लूम्स हैं। अच्छा और इसमें भी कंसेप्ट है वार्प एंड वेफ्ट का। इसके पीछे आप देख रहे हैं इसका ताना लगा हुआ है जी, और ये इसका साइड में इसका वेफ्ट यानी कि इसका बाना चलता है। ठीक। और ये इस समय ये स्कार्फ ये हम ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है जो कि हम ये एक्सपोर्ट करते हैं। जी ये जरी डिजाइन है, जी। तो ये काफी और इसमें वूल और सिल्क का ब्लेंड है अच्छा और बीच में जरी की इसमें हमने कंसेप्ट दिया हुआ है। ये सब ये वीविंग का ये स्टॉल है, जी। ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो और- इसका डिजाइन कहाँ फीड किया जाता है, थोड़ा वो दिखाइए, क्योंकि मैंने वो जो मैन मेड काम हो रहा होता है वो तो मैंने देखा हुआ है, वर्कफोर्स के साथ जो काम होता है। मशीन वाला बताइए कि कंप्यूटर में कहाँ फीड किया जाता है जिससे तय होता है। अच्छा ये कंसोल है इसका पूरा ये total- जिसमें ये तय किया जाएगा। ये इसका सारा ऑटोमेटिक है, जी जो भी डिजाइन है इसमें हम ये फ्लॉपी में फीड कर देते हैं। जी और ये मशीन आप देख रहे हैं, ये पीछे इसका ये ताना है जी और ये बाना है, और ऊपर इसका ये है जैकार्ड जो इसका जो डिजाइन बनाता है। ठीक है। तो वो जो यान जैसे हम उधर देख रहे थे लगे हुए कि मशीन के चारों तरफ लगे हुए थे, हाँ, वो knitting इसके process ऊपर लगे हुए हैं? नहीं, इसका यार नहीं, ये तो इसका जैकार्ड का इसका ये मशीन का ये कंसेप्ट है। यार इसका यहाँ पे है। इसको अच्छा ये देखिए नीचे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यान रखे हैं, इसको ये देखिए यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और ये फिर लेयर बन के यहाँ आपके सामने आ रहा है। ये इसे कहते हैं ताना।
ठीक है, वार्प, ठीक है। और साथ में इसके चलता है वेफ्ट। ये वीविंग का कंसेप्ट है। अब फिर से मैं आपको अपने एक अफसोस वाली बात, अब आप मशीन आपके सामने है, जी। अब आप ये देखिए, ये मशीन मैंने इटली से इंपोर्ट की, अच्छा, सुल्दर कंपनी की। जी। ये इसकी तकरीबन कॉस्ट है 80 लाख रुपए की। और इसका ये जो जैकार्ड है ऊपर, ये मैंने इंपोर्ट किया बोनस कंपनी का और स्टॉबली का, जर्मन से। तो ये दो, एक आ रहा है इटली से, एक आ रहा है जर्मन से। यहाँ पे मशीन को असेंबल करके, और ये 80 लाख रुपए की मुझे मशीन पड़ी। अब ये मशीन, फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा अफसोस वाली, इंडिया में बनती तो कितना मेरे प्राइम beneficial मिनिस्टर मोदी जी का ड्रीम मेक इन इंडिया कहाँ है। अगर यही मेरी मशीन यहाँ पे बनती, ये मशीनें बनाने वाली फैक्ट्रीज यहाँ पे लगती, तो वही एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा जनरेट होती और मेरी कैपिटल कॉस्ट मेरी कम होती। मेरे को इन मशीन्स की मेंटेनेंस के बारे में भी थोड़ा बताइए कि कभी जैसे ये मशीन तो सारी बाहर से बन के आई, भगवान ना पड़े करे कि कभी जरूरत ऐसी पड़े कि किसी कोई दिक्कत आ जाए, किसी में कोई खराबी हो, तो कौन ठीक करता है, ऐसे कैसे ये जो होता है? इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इन्होंने अपनी टोटल यहाँ पर इनकी जो सर्विस सेंटर हैं जी। वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, अच्छा। दिल्ली में, गुड़गांव में। और इन्होंने हमारे जो कारीगर हैं उनको भी ट्रेन किया हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ पे जो हमारे जो मैकेनिक्स हैं जी। और इलेक्ट्रिशियंस हैं, जी। तो उसमें कोई इतनी कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि अब हमें तकरीबन 20-22 साल हो गए ये मशीन्स यहाँ पे चलाते हुए। जी। तो अब हम गो थ्रू हो चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको हैंडल, उसमें कोई ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आज के टाइम में बहुत बेसिक सा सवाल चलता है कि हैंडमेड और मशीन मेड में क्वालिटी का कोई फर्क आता है, डिजाइन का कोई फर्क आता है, क्योंकि हैंडमेड बिल्कुल ही अब लुप्त होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार उसकी वैल्यू बहुत होती थी। एक्चुअली क्या है, अब जैसे जैसे पिछले टाइम की वजह से ना, और अब जो ताकत एक आदमी में पहले थी ना, वो अब नहीं रही। हमारा सारा देश का ताना बाना बिगड़ा हुआ है। अब हमारी हम जो खाते हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं, उसमें इतना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से अब अब मुझे खुद में ब्लड प्रेशर है, तो मेरी हार्ट की सर्जरी भी हुई है। तो हर बंदा शुगर से, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से हर बंदा ग्रस्त है। अब वो ताकत पहले वाली नहीं रही। आउटपुट नहीं निकल पाता। जैसे मैंने कही थी ना, पहले फ्लैट निटिंग की मशीन थी, तो एक कारीगर अपने हाथों से चलाता था, हैंडलूम थी, अपने हाथ से सारा दिन बैठा 8-8, 10-10 घंटे काम करता था। अब वो युग ही समाप्त हो गया। अब तो टोटल एक नया युग हो गया। मशीनरी है, बस बटन दबाओ, डिजाइन भरो और कपड़ा बन के बाहर। तो अब वो खुद जैसे ना खेत में जो से किसान, वो आज जितनी मेहनत पहले कर पहले पाता कर- था, उस हाँ। मामले में अब थोड़ी गिरावट आई है। अब वो तो जैसे अब कपड़ा आपका यहाँ बन गया, देखिए पूरी गुरमुखी लिखी हुई है, कहकर डिजाइन करवाएगा। ये जो आपका कपड़ा बना, अब यही फाइनल प्रोडक्ट है फिर तो? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसके बाद इसका वॉशिंग होगा, ठीक है, इसका फिनिशिंग होगा, प्रेसिंग होगा, ठीक है। और इसको उसमें पैकिंग करके तो इसको डिस्पैच कर दिया जाए। डिस्पैच कर देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग हो सकती है, जो आपने प्रोसेस बताया, उसके अलावा कटिंग हो सकती है, और फिर पैकिंग होके फिर फाइनली तो आगे जा ही रही है। और डाई नहीं होगा इसका किसी नहीं, भी चीज का, है ना? ये तो ये सब यार्न डाइंग से बना हुआ है, जी। क्योंकि जैकार्ड में ये यार्न डाइंग के बाद ही इसकी डिजाइन इसके बनते हैं। जी। और जो प्लेन फैब्रिक की मशीन है वो भी मैंने आपको दिखाई थी, जी। वो प्लेन फैब्रिक बन के उसको फिर हम फैब्रिक को डाइंग कर देते हैं, जी। उसके फिर अलग अलग कंसेप्ट के हम गारमेंट्स तैयार कर देते हैं। ये सबसे एक्सपेंसिव ये कंसेप्ट है, रैपियर लूम्स, शटरलेस रैपियर लूम्स विद जैकार्ड्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक लोग भी खड़े हैं, इनसे थोड़ा जानते हैं। ये पांडे जी हैं, जो मेरे ख्याल से यहाँ का पूरा सुपरविजन देखते हैं और काम करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप और यहाँ पर क्या भूमिका निभाते हैं? मैं वाराणसी यूपी से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ईशान चंद्रा पांडे अच्छा जी। और मैं यहाँ टेक्नीशियन भी हूँ वार्पिंग का, और इधर सुपरविजन भी देखता हूँ। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मेरे को तकरीबन 20 से 22 साल हो गए यहाँ पे, लुधियाना में ही? लुधियाना में ही। अच्छा, तो यहीं पर आकर काम सीखा या पहले से कहीं? नहीं, यहीं पे आके सीखा अच्छा जी। और और परिवार यहीं रहता है? परिवार यहीं रहता है, और इसका सारे नॉलेज भी यहीं पे लिया। सब नॉलेज ले लिया और अच्छा लग रहा है यहाँ पर हाँ जी, रहकर? हाँ जी। कोई परिवार दिक्कत को अच्छा लग रहा है, शिक्षा वगैरह सब सही मिल रही नहीं, है? शिक्षा वगैरह सही मिल रहा है, सब कुछ सही है तो क्या फर्क है उधर आपको कि क्योंकि वाराणसी का तो बनारसी साड़ियाँ इतनी फेमस जी। है ना, कि वहाँ का अलग लेवल पे बिक रही हैं। आप यहाँ पर आकर बसे, आपको क्या फर्क लगता है? वहाँ साड़ियों का काम जो है वो बीच में काफी डाउन हो गया था, अच्छा। और उधर जो है काम वगैरह का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया था। तो अभी जहाँ पे रोजगार रहे, जहाँ पे तरक्की दिखे, अच्छा एजुकेशन हो, हर पर्सन वहीं पे जो है काम करना जाना चाहता है। तो इस पर्पज से आए, और अपने को कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी टाइम निकल गया और हम सेटिस्फाई है यहाँ करके।
तो आपका वोट अब यहाँ का है या वहीं का है? नहीं, मेरा पंजाब का है, मैं मूलतः पंजाब का निवासी हूँ, मेरी फैमिली का भी वोट पंजाब का है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो अब मेरे को आपको एक मैं और बात बताना चाहता हूँ। जैसे ये हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जो 15 साल से ज़्यादा हमारे पास काम करता है तो हम उसको अपनी कंपनी की तरफ से हम उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये पांडे जी आपके सामने हैं, इनको मैंने आपका हमें पूरा मकान वगैरह सब कुछ कितने- बना के कितने गज मिला का हुआ मकान है, बना के 200 दिया गज का, तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट का। अच्छा, हाँ, और सारा फैसिलिटी जो है कंपनी वालों मेरे को मिला जो है। क्या बात है, ये तो एक पैरेलल सरकार चल रही है जो लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। PSI और PF के अलावा हमने इनकी एक 2 लाख रुपए तक की अपनी कंपनी की तरफ से हमने पर्सनल इंश्योरेंस भी हम इनको प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ ना करे, हाँ जी, ये जो मेरे हमारा ESI PF भी कटता है और पर्सनल इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस भी हम इनको अपनी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी भी 15 साल से जो हमें रेगुलर अपनी सेवाएं दे रहा है। जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो हमारे कारखाने को संभालते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें हम इनका भी हम अपने इनका ख्याल रखें ताकि ये भी यहाँ पर प्रसन्नता से ये अपनी खुशी से अपना यहाँ पर काम करें। तो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में? हाँ जी, कौन बच्चे से स्कूल में जाते हैं वो? अभी तो पास में ही जा रहे हैं। सरकारी स्कूल है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक होती है वहाँ हाँ पढ़ाई? हाँ, ठीक है। अभी मतलब वो स्टार्टिंग किया है पढ़ाई का, तो बाकी जब बड़ा हो जाएगा तो बड़े स्कूल में जो है। तो घर कितने टाइम में जाना होता है आपका? उधर वाले घर, यहाँ भी घर है अब आपका? हाँ जी, हाँ जी। उधर वाले वहाँ तकरीबन साल में जाते हैं या कोई फंक्शन वगैरह हो तब अटेंड करते हैं, नहीं तो फैमिली यहाँ है तो यहीं पे जो है तो ज्यादा। जब उधर जाके अपने भाई बंधुओं को देखते हैं तो कुछ फर्क लगता है अब अपने और उनमें? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम लोगों का ग्रोथ हुआ है क्योंकि जहाँ हम काम करेंगे अच्छी सैलरी मिलेगी, वहाँ ग्रोथ स्वाभाविक है। एक होता है एग्रीकल्चर में उतना ग्रोथ नहीं है जितना इंडस्ट्रियल में ग्रोथ है जी। तो यहाँ वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें भी ले चलो साथ, कुछ फर्क है? कहते हैं और काफी आए हुए हैं। आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, देखिए मतलब कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ का है कि अगर गाइड करने के लिए तरुण साहब जैसे लोग यहाँ पर हैं, ये लोग आकर उसको समृद्ध कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री को खड़ा कर रहे हैं और वो आउटपुट दे रहे हैं जिस प्लानिंग के तहत तरुण जी ने वो फैक्ट्री इंडस्ट्री स्थापित की। और अफसोस की बात है, जैसे हम अपने जो हमारे कारखाने में कारीगर हैं हम उनका ESI और PF काटते हैं और वो ESI की सरकार इन द शेप ऑफ ESI हॉस्पिटल्स हमारे शहर में है, परंतु वहाँ पर अगर आप चले जाओ तो ऐसा लगता है कोई मरीज चले जाएगा ना तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अच्छा, उनमें ESI हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सैलरीज देती है पर फैसिलिटी के नाम पर ज़ीरो। जैसे पंजाब गवर्नमेंट के सिविल हॉस्पिटल्स हैं या ESI के हॉस्पिटल्स हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। ये ESI के हॉस्पिटल्स ये इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन में है और ये इसमें हमारी कमांड होनी चाहिए, ये हमारे अंडर ये काम करने चाहिए ताकि हम उन हॉस्पिटल्स को भी, अगर हम ESI PF के अलावा अपने कारीगरों को जो 15 साल से पुराना हो गया खुद से अकोमोडेशन और उनको खुद से 2 लाख के इंश्योरेंस हम अपनी कंपनी की तरफ से दे रहे हैं, तो ये ESI हॉस्पिटल भी अगर हमारे सुपरविजन के अंडर आ जाए तो हम उनको आज हमारे लुधियाना का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल DMC, CMC, फोर्टिस, अपोलो, हम वो लेवल पे हम उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से हम बना सकते हैं, परंतु सब्जेक्ट टू अगर उसकी कमांडिंग अगर हमें दे। हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का टैक्सेस दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, PF कटवा रहे हैं, ESI कटवा रहे हैं और तमाम तरह के हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं उसका किसी तरीके से आपको रिटर्न मिले और ये लोग जो हैं वो रिटर्न अल्टीमेटली इनके ही बेनिफिट के लिए है, परंतु उसका जो सुपरविजन है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वो हम चाहते हैं भी हमारे जैसे इंडस्ट्री इतनी यहाँ पे लुधियाना की एसोसिएशंस हैं, फीडबैक्स लिए जाएं, टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर किया जाए कि वो जो फैसिलिटी जो उनको दी जाने की बात हो रही थी वो मिल भी रही है, नहीं मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, हमें वहाँ पर पावर देनी चाहिए, इसी तरीके की भागीदारी हो, ये हमारी भागीदारी होनी चाहिए ESI हॉस्पिटल्स में, ताकि हम वहाँ की जो मैनेजमेंट है हम उसको, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, वहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए। अब हमारे जो जैन समुदाय के, मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, बिकॉज आई में बाय रिलीजन आई में जैन, तो हमने अपने हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे USPC हॉस्पिटल है सुंदरनगर में, हमारी तमाम कई हमारी डिस्पेंसरीज, हम ये चैरिटी का काम भी करते हैं। तो व्हाई नॉट, अगर हम जो गवर्नमेंट में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ये एक लैक ऑफ डिसीजन में है सेंट्रल गवर्नमेंट के, भी वो जो हम लोगों से सिर्फ लेती है परंतु देने के जब समय आता है वो जीरो। परंतु हम एक कमिटमेंट है हमारे अपने
लेबर के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ, भाई अगर हम भी कमा रहे हैं, हम भी ग्रोथ की है, तो इनकी भी ग्रोथ। वो रिलेशनशिप तभी चल पाएगी जब वो म्यूचुअली हो। नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। तो हम तो आपका तो practically कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र से भी मोदी जी आते हैं जी, जी। और यहाँ पर अभी 1 तारीख को वोट डलनी है, आप कैसे तय करेंगे किसको वोट देनी है? नहीं, वोट तो बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी को देंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो रवनीत बिट्टू यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो पहले कांग्रेस ही हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ गए, तो इससे कोई फर्क पड़ता है या सिर्फ पार्टी को वोट? नहीं, पार्टी को वोट नहीं, डेवलपमेंट पे वोट। तो जो रवनीत बिट्टू यहाँ से 2 बार के सांसद रहे हैं, हाँ जी। उन्होंने कैसी डेवलपमेंट कराई? नहीं, डेवलपमेंट तो उन्होंने ठीक किया था, हाँ। पर ये है कि अभी बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी का पूरे विश्व में रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हर तरफ से अपने देश का जो है नाम ऊपर हुआ है। तो अगर गुड गवर्नमेंट रहेगा तो जो है अच्छा विकास होगा, स्वाभाविक ही है। तो चाहे बिट्टू जी की जगह कोई और भी खड़ा होता तो आपकी वोट हाँ, बीजेपी को क्योंकि कंट्रोल सुपरविजन तो वहीं से है। वहीं से हो। जी जी। तो ऊपर हेडमास्टर सही है तो सब नीचे बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे का हम प्रोसीजर देखते हैं, जिसमें आगे के प्रोसीजर में एक तो जो प्लेन पूरा फैब्रिक निकल रहा था उसकी डाइंग कैसे होती है, उसकी कटिंग कैसे होगी, उसके ऊपर डिजाइन कैसे होगा, हम वो सब उस प्रोसेस को देखेंगे। यूनिट नंबर 3 में चलते हैं, तो वहां पर इसका एंड प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो मैं आपको वहां पे सारा। बीच का कोई और प्रोसेस तो नहीं छूट रहा है अभी बीच का प्रोसेस कुछ नहीं है। चलिए आगे चलो। निटिंग और वीविंग के जरिए जो धागा था वो ये रूप ले लेता जो आप अपने सामने देख रहे हैं। इसके बाद इस पे बहुत तरह का काम होना होता है, जैसे ये डाई होता है, डाई के अलावा अगर कोई डिज़ाइन चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप का टेक्सचर चाहते हैं, वो होना है। उसके बाद कटिंग होगी, पूरी शेप दी जाएगी। कटिंग के बाद इंटरलॉकिंग, आउटर लॉकिंग इसका काम होगा। कोई ब्रांडिंग दी जानी है पर्टिकुलर, उसका होगा। फिनिशिंग दी जानी है, उसका काम होगा, और फिर वो तैयार होती है। उसी प्रोसेस को अब हम दिखाने जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि लास्ट फेज में है और उसके बाद हम फिनिशिंग पे पहुंचेंगे। तो सर ये हमारे पास यहाँ पर थान आ गई है, पूरी तैयार होके आ गई है। मैंने पीछे यूनिट में दिखाया था निटिंग का, ये हमारा निटिंग का स्टॉक रूम है जी। अब वहां से ये हमारा डाइंग का प्लांट है। दिखाइए, देखिए जो डाई है वो यहाँ पर कैसे हो रहा है, अंदर जाकर अभी हम दिखाएंगे। बड़ी बड़ी थान लगी है अलग अलग कलर की। ये डाई होने के बाद का आप प्रोसेस देख रहे हैं, जिसमें उनको सुखाया जा रहा है, अंदर पूरा काम चल रहा है। डाई कैसे होता है वो दिखाते हैं। हम अंदर जा रहे हैं अभी प्लांट के। ये इस तरफ डाइंग प्लांट आ गया है यहाँ पे। जी सर बताइए, पहले ये इधर ये इस तरफ क्या हो रहा है ये? हाँ जी, ये कपड़ा पहले वॉशिंग होता है जी। वॉशिंग होने के बाद फिर ये मशीन में आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये इसका ये डाइंग होगा। डाइंग। अच्छा, तो ये आप जो अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वॉशिंग हो रही है। कपड़ा जो है इसके अंदर जा रहा है और अंदर ये वॉशिंग मशीन जैसा कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, ये वॉशिंग है। अच्छा, पहले कपड़ा वॉश होने के बाद हाइड्रो होगा उसके बाद जैसे रॉ कपड़ा बनता है ना नीटिंग में, जी जी तो उसमें से जो भी उसमें कचरा मैल वगैरह होती है जी। वॉश करके ये अब आप देख रहे हैं, ठीक ये है। डाइंग का मशीन है। ये अब लॉट इसमें लगा हुआ है। ये इसके अंदर ये कपड़ा डाइंग हो रहा है। अच्छा, तो इसमें सर ये कलर वगैरह कहाँ से डाला जाता है? इसमें कलर इसका सब ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये इस तरफ से इसका ये जो कलर है इसका यहाँ से। अच्छा, ये जो अंदर अभी रूहानी आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर अंदर वो डाई हो रहा है, और यहाँ पर वो पूरा प्रोसीजर है जिसके तहत डिसाइड किया जाता है कौन सा कलर यहाँ पर दिया जाएगा, और फिर वो कलर डाल के तो ये मशीन में जो सभी हमने अपना कलर जो फैब्रिक को गिराना है वो हम दे देते हैं। ये मशीन कहाँ से आई है सर? ये मशीन भी चाइनीज मशीन है जी। है डाइंग मशीन ही है। यही वही अफसोस वाली बात। ये पूरा डाइंग प्लांट है ये इस तरह। डाइंग मशीन कोई हम कुछ मशीन लाए हैं टर्की से, जी। कुछ जर्मन की हैं, अच्छा और कुछ चाइनीज हैं। अच्छा, और डाई करते वक्त सर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कपड़े का क्या पैटर्न रहेगा? नो नो नो, वो पूरे का पूरा कपड़ा एक ही कलर का डाई होगा? एक ही कलर का वो डाई होगा। इसमें जो पॉलिस्टर है वो 4 घंटे में तकरीबन लॉट निकला था, 4 से 5 घंटे में। जी। जो कॉटन का है वो 8 से 9 घंटे में निकलता है। अच्छा, और जो पीसी है, जो ब्लेंड है, वो भी तकरीबन 8 से 9 घंटे में एक लॉट निकल आता है। तो सर इसमें लगभग कितना कपड़ा डाई होता है एक साथ? अलग अलग कैपेसिटी की मशीन है। कोई 300 किलो की है, कोई 200 किलो की है, कोई 500 किलो की है, कोई 1 टन की है। मैक्सिमम हमारे पास 1 टन की मशीन है। 1 टन की है, तो लगभग जो एक शर्ट या टी शर्ट होते हैं क्या वेट होता है उसका? इसमें एवरेज आप ये पकड़ लो भी 1 किलो में से हम 4 शर्ट निकालते हैं। 250 ग्राम की एक शर्ट 300 ग्राम निकालते की। हैं। बट ये वेरी करता है, कुछ क्वालिटीज हल्की भी होती हैं, वो 5 भी निकल आती हैं। 4 से 5 1 किलो में से टी शर्ट निकल आती है।
ये बताइए सर, ये क्या हो रहा है? ये पोल ड्रायर है। अच्छा। ये डाइंग के बाद ये कपड़ा ये ड्राई होता है जी। एक तरह से, समझ लो इसकी फिनिशिंग प्लांट है ये। अच्छा। तो ये अब ये फाइनल स्टेज पे ये कपड़ा आ गया। तो सर फैब्रिक के हिसाब से भी डाइंग का फर्क होता है, कितनी देर डाई होना है, कितनी देर, या सबका सेम है? नहीं वो मैंने आपको पहले बताया ना, अगर पॉलिस्टर 4 से 5 घंटे अच्छा, वो और वही वाला डिफरेंस जो है। कॉटन है वो 8 से 9 घंटे। ठीक है, ठीक है। तो ये अब ये फाइनल स्टेज पे ये पोल ड्रायर पे ये डाइंग होने के बाद ये अब ये कपड़ा ये तैयार हो गया। वो देखिए ऊपर एक सरदार जी उधर ऊपर लगे हुए हैं, जो जब ऊपर भेजा इन्होंने, अभी वो जो ये नीचे आपको पोल जैसा दिख रहा है जिसमें से हवा निकलेगी, और देखिए वो सब ड्राई कर रहे हैं। वो देखिए वो वहां से आना शुरू हुआ, वो कपड़ा नीचे आ रहा है इस तरफ, और वो नीचे आते आते सब ड्राई होगा और वहां पर पूरा स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है सर, ड्राइंग के बाद क्या होता है थोड़ा जी आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये ड्राई कितनी देर में हो जाता है? ये ड्रायल का मतलब ये जो सुखा रहे हैं अभी इसको अंदर से जो आया और पूरा स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर देंगे लगभग 15 से 20 मिनट बाद 15 ये निकल जाता है। तो ये अभी ये गर्म है या कैसा है ये? अच्छा देखिए नमी है अभी इसके अंदर, नमी है, ये सुखाया जाता है यहाँ ये सुखाया जाएगा और ये 15 से 20 मिनट बाद ये सूख जाएगा। पे, निकल जाएगा ऊपर। अभी जो है वो कपड़ा जो उधर रॉ फॉर्म में आया था उसको रंगने का काम हो रहा है। एक तो डाइंग प्रोसेस है और उसके अलावा अगर किसी तरीके का प्रिंट देना है, कोई टेक्सचर देना, तो उसका काम यहाँ पर हो रहा है। आप अपने सामने देख रहे हैं कि उधर कंप्यूटर पर एक व्यक्ति खड़े हैं जो वहाँ से कमांड देंगे कि क्या और कैसा डिज़ाइन होना है। आप अपने अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें डिज़ाइन दिखा सकें और फिर आगे काम होता हुआ, तो थोड़ा व्यूअर्स को समझ आएगा इजीली। देखिए वो उधर कंप्यूटर स्क्रीन पे वो भाई साहब ने जूम किया, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन, वो जो डिज़ाइन है वो वहाँ से एंटर करेंगे तो उसके इम्प्रेशंस जो हैं वो इस कपड़े पर होने लगेंगे। तो इसमें भी हर तरह का डिज़ाइन हर कपड़े पे हो सकता है या कपड़ा वेरी करता है? हर तरह का ये तकरीबन 1.5 करोड़ की मशीन है। फिर से अफसोस से कह रहा हूँ ये कोरियन मशीन है, भारतीय नहीं है। ये काश ये मशीनें यहाँ बनती तो हमारी जेब ना कटती। जो तो गोरे हैं वो हमारा लोहा हमें सोने के भाव में बेच रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश है बारंबार, क्योंकि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, तो जब मेरी पैसा जेब में से जितना कम जाएगा तो उतना मुझे लाभ है और मेरे देश को लाभ होगा अगर ये मशीनें यहाँ बनेंगी। ये कोरियन मशीन है, 1.5 करोड़ की लाया हूँ। हर कपड़े पर हर तरह का कपड़ा, चाहे कॉटन का है, चाहे पोलिस्टर का है, और हर तरह का डिजाइन, चाहे मैं आपकी फोटो भी खींच के इसके बीच में डाल दूंगा तो ये प्रिंट होके बाहर निकल आएगी। मैं अगर अपनी फोटो जो एक DSLR कैमरे से क्लिक हुई है आपको दूंगा, वो आप उस पर छाप सकते हैं। इसके ऊपर ये आपकी फोटोग्राफ एज इट इज विद इन 5 मिनट्स। अच्छा, मैं उसको आपकी फोटो अभी क्लिक करके तो अपने वहाँ पे कंप्यूटर में डिजाइनिंग को कमांड दूंगा और तो वो कपड़े के ऊपर आगे भाई ये बाहर निकल आएगी। अच्छा। इसमें चाहे पॉलिस्टर की डाइज का फर्क होता है, इसकी इंक्स का जी। तो इसमें अगर आप पॉलिस्टर का फैब्रिक लगाओगे तो उसकी इंक का जो हमें है वो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर कॉटन का है तो वो कॉटन का करना ऐसा देना पड़ेगा। सर ये डिजाइन कैसे तय होता है कि किस पर क्या डिजाइन देना है? ये क्लाइंट ये हमारे जो कस्टमर है ना जी, जी। ये वो हमें डिजाइनिंग अपने बुकलेट्स में से पसंद करके वो हमें ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जी। तो हम उसको प्रोडक्शन करके मैन्युफैक्चर करके हम उनको दे देते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जी बताइए। हाँ, इस तरफ क्या है ये भी बताइए हमें। अच्छा देखिए ये बिल्कुल सादा कपड़ा है, इस सादे कपड़े को ही आप वहाँ निकलते हुए देख रहे हैं। देखिए ये पूरा चल रहा है आपके सामने। ये रॉ कपड़ा है, ये इस समय ये 100% वूल है जी, ये वूल का फैब्रिक है जी। और ये आगे आपने देखा भी इसका उसको प्रिंट लग के ये आगे जा। ये वूल कहाँ से आती है सर? ये वूल हम ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, इंडिया की नहीं होती है क्या? इंडिया में अच्छी वूल जो है फाइन माइक्रन्स की वो इंडिया में नहीं है अवेलेबल। ये न्यूजीलैंड से इसका जो वूल टॉप है वो वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं हम, और कुछ सिल्क के ब्लेंड्स हैं वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, कॉटन और पॉलिस्टर यहाँ पर अवेलेबल है जी। और विस्कोस, बट ये वूल और सिल्क हम क्योंकि हमारे सर रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, मशीन बाहर से आ रही है और ये बनकर भी बाहर जा रहा है, तो फिर इंडिया क्यों आ रहा है? लेबर की वजह से? इंडिया में हमारा सर्वाइवल है भी चीप लेबर की वजह से। हमारी पॉपुलेशन आज हम संसार का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है, जिसमें फिर से मैं कहता हूँ 80 करोड़ लोग हमारे प्रधानमंत्री जी जिनको मुफ्त में उनको राशन पानी दे रहे हैं, तो वो लोग अगर उनको हम रोजगार के अवसर दें, उनको मुफ्त में राशन बांटने की बजाय उनको स्किल्ड लेबर में अगर हम चेंज कर लें तो मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। इंडस्ट्री एक्सपेंशन हो, स्किल दे दी जाए, रोजगार बढ़े,
रोजगार देना जरूरी है, राशन पानी तो वो खुद जुटा लेगी। संसार का सबसे पावरफुल ये कंट्री बन सकता है अगर थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एम्पावर करे। कपड़ा डाई हो गया, उसमें रंग आ गया या किसी तरीके का टेक्सचर आ गया, उसके बाद इसकी कटिंग का काम होता है। कटिंग कैसे होती है, देखिए ये सारा कपड़ा पड़ा है, अभी ये एक डाई हुआ कपड़ा आपके सामने पड़ा है लाल रंग का, उसके ऊपर अलग अलग तरीके के सांचे बन रहे हैं। देखिए भाई साहब बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई साहब, आप ये थोड़ा सा बताइए हमें। ये मून पैच है सर। क्या है ये मून पैच है सर। मून पैच है। हाँ जी हाँ। हाँ, तो इससे कट के क्या बनेगा, ये सर बैक में लगेगा, ये बैक में लगेगा, उस पे लेबल लगता है सर। तो आपके पास ये सब तरह के, जैसे ये एक सांचा है, ये प्लेकेट हो गया, ये जो पट्टी लगती है प्लेकेट की, ये जैसे हमारी प्लेकेट। अच्छा, जहाँ पर बटन बंद हुए हाँ जी, ये बटन। हो गया, जी। और ये भी वही है, ये मून पैच ही है। मून पैच ही है। हाँ जी, तो ये सारे ऐसे करके आप ये पूरा सांचा तैयार कर लेंगे, जी, जी। इसके बेसिस पे ही आप लोग कटिंग करते इसके हैं, हिसाब से ही कटिंग करेंगे। इसके हिसाब से कटिंग। तो ये ब्रांड के हिसाब से अलग अलग डिजाइन भी आते हाँ होंगे। जी हाँ जी, अलग अलग जैसे डिजाइन। कुछ शर्ट होती है उसके नीचे से बटन ज्यादा खुले हैं किसी के, तो वो ब्रांड आपको सांचा दे देता है। नहीं फिर वो मेजरमेंट देते हैं, फिर वो सांचा बनता है, अच्छा, वो पास होता है, अप्रूव होता है, इसके बाद वो इसके बाद हो जाता है। तो अब हम देखते हैं आगे वो कटिंग हो रही है, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे आगे कटिंग कैसे हो रही है। आइए थोड़ा हमारे साथ आइए। तो देखिए आपके सामने वो जो सांचे से पूरा एक डिजाइन बनकर आया था ऊपर चौक से, एक साथ उसकी कटिंग हो जा रही है। मतलब कितने लेयर कपड़ा है ये आप अपने सामने देखिए। ये उसका गला कट गया है मेरे ख्याल से, है ना, गले की शेप कट गई है। ये बाजू है, ये गले की शेप हो गई, आर्म होल हो गया, हाँ, ये शोल्डर हो गया। ये शोल्डर हो गया। अब इसको फोल्ड इसलिए करते हैं ताकि दोनों तरफ बराबर हो, अच्छा, ताकि मेजरमेंट में इधर उधर ना हो। इधर उधर ना हो। ये कटिंग हो गई है, देखिए स्लीव की। ये इसकी बात कर रहे थे कि ये जो ऊपर वाला है, हाँ जी। इसको हाफ इन्होंने इसलिए किया कि दोनों की बिल्कुल बराबर कटिंग जाए, यहाँ से भी यहाँ से भी, ऐसा ना हो कि इसकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे वो एक इसकी सूट भी इधर उधर ना। तो ये कितनी होंगी इस वक्त अभी अंदाजन आपके पास? ये मेरे ख्याल से सर 140 पल्ले 140 बल्ले, और एक साथ उसकी कटिंग कर देंगे हाँ आप, जी, हाँ। और इसके बाद यहाँ से वो स्टिचिंग के लिए चला जाएगा। में चला जाएगा। ये बंडल वाइज बन के जाएगा, ये इतना इतना बंडल बन के जाएगा, 30 40 पीछे की बंडल बन के। ठीक है, तो 140 में से 3-4 लॉट अलग अलग निकलेंगे और वो स्टिचिंग के लिए 4 बंडल बने, 3 बंडल बनेंगे, वो चलिए आगे। तो वहां पर जो कटाई होकर आई, ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये कहाँ लगेगा शर्ट में? सर ये फ्लैकेट बन रहा है, ये यहाँ पर लगेगा। बटन वाला जो पोर्शन है वो है। हाँ वो है। तो ये कैसे आता है उधर से, जब वो कटाई कर देते हैं सीधा सीधा कपड़ा आ गया आपके पास, हाँ जी, इसके बीच में से इसको कट करेंगे और क्या करेंगे इसके आगे? काटने के बाद बनाएंगे इसको पीस। काटने के बाद बनाएंगे। कोई एक आध पीस हमें बना के दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं, जी सर या कोई यहाँ पर बना रहा हो तो वो दिखा दीजिए हमारे को। अभी जो बना हुआ पीस है सर यही है। ये बना हुआ पीस है, इसमें आपने ये वाली जो चीज है, इससे इन्होंने मशीन से ये वाला पोर्शन अभी तैयार किया है इन्होंने, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सब अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। जैसे आप ये वाला कर रहे हो तो आप सिर्फ यही करेंगे, कोई कॉलर को जोड़ने का काम कर रहा है तो सिर्फ वो वही काम कर रहा है। अच्छा सर, ऐसी लगभग यहाँ पर कितने लोग होंगे जो मिलके काम करते हैं? इसमें तकरीबन हमारे पास 800 के करीब लोग काम करते हैं। अच्छा, जो पूरे इसमें फैब्रिक को बनाने का काम करते हैं 800 के आसपास वो लोग हैं। देखिए भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं इसमें? दिहाड़ी पक्का कर रहे हैं, गला सेट कर रहे हैं आप, गला सेट कर रहे हैं। टी शर्ट का। देखिए इस पे जूडियो की ब्रांडिंग है, तो उन्होंने इधर दिया है जूडियो ने बनने को, और ये जूडियो को बना कर देंगे और वहाँ वो अपने नाम से उसको बेचेंगे। हम थोड़ा सा और पीछे चल के देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है यहाँ पर। आप भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बना रहे हैं? टी शर्ट है सर, शोल्डर में सिलाई लगा। आप शोल्डर में सिलाई कर रहे हैं? आपका काम सिर्फ शोल्डर में सिलाई का ही है? शोल्डर में सिलाई का भी है, प्लस आर्मोल भी है, पोचे भी है, टेप भी अच्छा, है। तो आपकी स्पेशलाइजेशन इसमें आप सिर्फ यही कर रहे हैं? हाँ। तो देखिए अलग अलग तरह के, बिल्कुल कुछ किसी का बारीक काम हो तो वो भी यहीं पर हो रहा है। देखिए ये गले का बैक बन रहा है, वो वहाँ कटिंग हो रही है, तो सब अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर लगे हुए हैं। और आई एम श्योर कि अभी मैं तरुण जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि सर ये मशीन कहाँ की है, तो तब भी वो बोलेंगे विदेश की है, और उनका जी दुखी होगा। तो सर मेरे को ये बताइए, ये मशीन कहाँ की है? अगेन आपके सामने है, जापानीज मशीन है, जुकी कंपनी की। फिर से वही एक ही बात, अफसोस ये मशीन हमारे यहाँ पर नहीं बन सकती। इसकी जो नीडल है वो भी नहीं हमारे देश में नहीं बन पाई, तो देश सुई नहीं बन पाई, सुई नहीं बना पाए। अच्छा, तो ये एक बड़ी अफसोस वाली कोई बात मेरे है। को दिखाएगा यहाँ पे सुई है क्या भाई साहब आपके पास? इसकी सुई होगी, देखिए इतनी छोटी सी चीज है, तो सुई क्यों नहीं बन पा रही है यहाँ पर? मतलब
इस ये भी हम बाहर ये- से, ये सुई भी, ये जो है ये हम बाहर से ही, ये हमारी आती है मशीन की। ये एक हम सुई नहीं बना पाए, तो मेक इन इंडिया, तो अब मैं क्या कहूँ जी। अगर ये सब मशीनें, ये सुई, ये मशीन्स, आपको तमाम टेक्सटाइल की मशीनरीज भी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये टोटल हमारी बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। और अफसोस से बार बार कह रहा हूँ, हमारा अपने पैसे से हम ये मशीनें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो जो यहाँ पर मशीनें अवेलेबल हमारी सरकार नहीं करवा पाई, सरकार को कोई हक नहीं बनता इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लेने का। तो देखिए वहाँ से फिर स्टिचिंग होकर आ गई है, और स्टिचिंग होने के बाद हम इधर जा रहे हैं। यहाँ पर भी स्टिचिंग ही चल रही है सर? हाँ जी, हाँ। अच्छा, देखिए ये पूरा पैसेज जो है ये स्टिचिंग का ही है, और जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मोस्टली ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बाहर के प्रदेश से आए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं वो। तो सर ये लेबर जितनी है सब बाहर से ही सब आई ये है? यूपी बिहार से, सब आई हुई है यहीं पे। और ये कई बरसों से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं? कई वर्षों से जी, 50 साल हो गए जी, 50 साल से यहीं पे हैं। अब तो कहीं लगभग यहाँ पे बस गए हैं। इनको हमने यहाँ पर अपने घर भी बनवा के दे दिए हैं कि इन्होंने अपने खुद से घर बना लिए हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे इनके बन गए हैं। सब बन गए हैं। और आप वो जीवन बीमा के तौर पर भी किसी तरीके की मेडिकल सुविधा इनको चाहिए तो वो हाँ जी, हाँ जी, हर चीज़ की फैसिलिटी जी हम इनको प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहते सुना है कि जैसे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो उतनी ही रह जाएगी, यस, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ सकती हैं। तो आप जितनी मर्जी बिल्डिंग, इसको वर्टिकल आप बिल्डिंग्स बना के, आप ये देखो ये छोटे छोटे हॉल में कितने कितने ये हमारे टेलर्स ये हमारे ये बैठे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही दे सकती है। Generate हो एग्रीकल्चर में तो एक लिमिट है, ये अनलिमिटेड है। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जो स्मगल होके चाइना से 1 करोड़ किलो कपड़ा हर रोज का हमारे देश में आ रहा है, और बांग्लादेश से यही गारमेंट जो बना बनाया आ रहा है। अगर हम इस पर रोक लगाने में कामयाब हो जाएं, अगर सरकार कहीं हमारा हाथ थाम ले, एक भी व्यक्ति पूरे देश का, मैं गारंटी करता हूँ, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा और भारत एक सुपर पावर बन जाएगा। और आज चाइना एक हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम और इंडस्ट्रीज को चाइना एक सबसे बड़ा थ्रेट है। उसको रोकना, अपने देश को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हमें चाइना के टक्कर में उसको रोकना पड़ेगा। और उसके टक्कर में वो जो क्वालिटीज़ बना रहा है, वो मेरी भारत सरकार से पुरजोर गुजारिश है, वो फैसिलिटीज़, वो मदर मशीनरी वो हमें मुहैया करवाएं। हम मुझे तो फाइनल प्रोडक्ट दिखा दीजिए। अब मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। बुनाई, रंगाई और स्टिचिंग के बाद सब यहाँ पर आ फाइनल गई। स्टेज पे आ गया है। अब ये फाइनल यहाँ पर, ये हमारी भारत की नारी शक्ति, वुमन एम्पावरमेंट। यहाँ सिर्फ लेडीज ही काम यहाँ पे सिर्फ लेडीज हैं, क्योंकि लेडीज को ये आप देख रहे हैं, इनके हाथ में ना कुदरत ने, ईश्वर ने इनको खासियत दी ये है। खासियत दी है, ये बटन लगाने की, चेकिंग पैकिंग करने की, ये छोटे छोटे धागे काटने की। तो कितना वुमेन एम्पावरमेंट ये इंडस्ट्री दे सकती है, और हम प्रयास कर रहे हैं देने का। अगर यहाँ पर अफसोस से कह रहा हूँ, हमारे लुधियाना में एक भी वुमेन वर्किंग हॉस्टल नहीं है। जितने तमाम पंजाब के आसपास के गाँव की जो हमारी नारी शक्ति है, अगर सरकार यहाँ पर हमें वुमेन वर्किंग हॉस्टल और उनके मील्स के साथ प्रोवाइड कराए, तो हम इतनी महिलाओं को, हमारी नारी शक्ति को इतना रोजगार दे सकते हैं, और वो अपने घर चलाने में एक पुरुष के बराबर, एक अपनी घर की इकोनॉमी को चलाने में अपने बजट में पूरा बराबर का योगदान दे सकती हैं। तो सर यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है? ये जो एक्स्ट्रा धागा है, फाइनल चेकिंग हो रही है। कि कोई कमी ना हो, और कमी होगी तो वो साइड रख देंगे, फाइनल प्रोडक्ट उधर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीदी कितने टाइम से काम कर रहे हैं ये? 9 से 7 बजे तक। कितने? 9 से 7 बजे तक का। 9 से 7 बजे तक। और कितने साल हो गए ये काम करते हुए? यहाँ पर 6 महीना हो गया। अभी 6 महीना हुआ है। तो अभी क्या शादी करके आए हैं क्या यहाँ? नहीं, शादी करके आए। शादी करके आए हैं। बढ़िया। आपका परिवार यहीं रहता है? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, सही है। देखिए बिल्कुल अलग अलग उम्र की महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, जो काफ़ी टाइम से काम चल रहा होगा। तो पूछते हैं, दीदी आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? क्या देख रहे हैं अभी आप? वो ये चेक करते हैं, चेकिंग करते हैं। चेक करते हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ, इसको आप काट देंगे, बटन वगैरह ठीक लगे या नहीं लगे? सारा चेक करते हैं हम लोग ये वाला। अच्छा। सारा जो भी है हम पूरा सफाई से काम करते हैं। तो जब ये तैयार हो जाएगा, ये ठीक निकलेगा, तो इसको यहाँ पर रख देंगे तय लगा के? हाँ, साफ करके यहाँ पे रख देंगे। हाँ। और ये फिर सीधा बटन पे जाएगा, बटन पे सीधा स्टीम प्रेस पे जाएगा।
हाँ, स्टीम प्रेस हो गए, तैयार है, फिर ये शोरूम में जाके बिकने को तैयार है। हाँ जी। अच्छा दीदी, कितने साल से कर रहे हैं आप ये? मेरे को तो मैं बहुत पुरानी काम करती, 16-17 साल हो गए मेरे को यहाँ काम। 16-17 साल हो गए। हाँ जी। तो है तो दीदी आपका बिल्कुल बारीक काम, नजर का काम भी है ना, ऊर्जा भी लगती होगी। नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम ओके, नहीं। ओके। आप यहाँ इधर पंजाब के रहने वाले हैं? पंजाब में है। अच्छा, पंजाब। तो आपको ये काम किसी ने सिखाया या यहीं आकर सीखा? नहीं, काम देखो जहाँ निकलो वहाँ काम तो करना ही पड़ेगा ना। आता है, देख सिखाने से मतलब ही नहीं है, हमको पता है ये चीज़ ऐसे करनी है, हमको आता है। हम 16-17 साल से काम करते हैं, लेकिन सिखाने का कोई मतलब नहीं होता है, हमको पता है, हमको नॉलेज है इस काम की। नॉलेज है। तो कितने साल के थे जब ये शुरू किया था आप? ये तो मतलब अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 50 हो गया। 50 हो गई, तो मान के चले 30-35 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कितने घंटे यहाँ काम करते हैं आप? हम लोग मतलब सुबह 9 बजे आते हैं, हाँ। हम 7 बजे चल जाते हैं। 7 बजे चले जाते हैं। हाँ जी। तो घर में थोड़ा भागीदारी हो जाती है, मतलब बच्चों की जो परवरिश करनी है, आप भी बच्चे कमा बड़े रहे हैं। बच्चे बड़े हैं। बच्चे बड़े हैं? बड़े हैं, शादी कर दिया बच्चे उनके। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। चलो, समृद्धि है, साफ सुथरा काम है, आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत हमको बहुत पसंद है, जरूर। तभी यहाँ से काम कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही करेंगे। हमारे साथ हमारे भारत की नारी शक्ति है। अब आप जस्ट देखिए, ये अपने घर को चलाने में भी योगदान दे रही हैं और घर के बजट में भी योगदान दे रही हैं। और अगर इस तरह की फैक्ट्रीज और लगें तो मैं दावे से कहता हूँ मुफ्त में राशन बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सरकारें आती हैं महिलाओं को मुफ्त में 1000 रुपया देंगी, बिजली का बिल 0 कर देंगी, मुफ्त में राशन देंगी, क्या ज़रूरत है? जब ईश्वर ने हमें हाथ पैर नाक हमें पूरा चीज़ दी है, तो मेहनत करके अपनी 10 नौहों की कमाई दिमाग दिया है। ये हमारे बहन जी कह रहे हैं मुफ्त की चीजें ना दें, हमें काबिल बनाएं, उसकी जगह रोजगार दें हम, कि हम कुछ करें। हमारे को इतना लोन नहीं भी, हमारे को फ्री मिलना चाहिए। हमारे को परमात्मा ने हाथ दिया है ना, मेहनत करो, काम करने के लिए हमारे को दिया। सारे बैठे हमारे सारे हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। हम बहुत पुराने बंदे हैं, हम बहुत सिम से जानते हैं। चलो, अच्छी बात है। तो दीदी मेरा आखिरी सवाल है छोटा सा, जब आप वोट देने जाएंगी इस बार 1 तारीख को, तो क्या कैसे तय करेंगे कि किसको वोट देनी है? मुझे देखो, वोट वाले तो बहुत खड़े हैं, वो दे दो, आ कर दो, लेकिन हम अपने मन से, दिल से, जो हमारे दिमाग में, जो हमारे दिल में, उसको बटन दबाएंगे। कोई है ऐसा जिसका काम आपको प्रभावित किया हो कि इसका काम अच्छा रहा है, मेरे को इनको वोट करनी है? कहने में तो सारे बहुत कुछ मतलब कह देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं, हमारा जो भी है, जहाँ हमारे को काम मिलता है, काम का रोजी रोटी मिलती है, हम उसको वो जरूरी है। हाँ जी। तो इसलिए आज से तरुण जी को चुनाव में खड़ा कर देना चाहिए, वो रोजगार दे रहे हैं इतने लोगों को, तो उन्हीं को वोट पड़ जाएगी। चलिए, मैं इस बात को कंपाइल करता हूँ, लंबी वीडियो भी बनी है। मेरा सर आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे बांग्लादेश में इतना तगड़ा बूम आ गया, उनका कपड़ा, मैं आज से 4-5 साल पहले यूएस गया था, ये सोच के कि यूएस से कपड़े खरीद के लाऊंगा, घर पे सबको दूंगा, और फिर मैं ब्रांडिंग देख रहा था, मेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का कपड़ा वहां तक पहुंच गया। अफसोस है, ये हमारे मनमोहन सिंह जी ने जो ये पॉलिसी बनाई थी, मैंने पहले भी कहा कि 10 साल का उन्होंने बांग्लादेश से गारमेंट का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का एग्रीमेंट कर लिया। और अफसोस की बात है, पीयूष गोयल जी ने उसी एग्रीमेंट को 10 साल और बढ़ा दिया। अब अगर फ्री ये गारमेंट वहां से बन के आएगा तो ऑब्वियसली हमसे सस्ता आएगा, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत का, तो हमारा माल इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में कौन खरीदेगा? तो इसलिए ये भारत की सरकारों को इस तरह के गलत एग्रीमेंट नहीं करने चाहिए और हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करवाने में हमारा योगदान करना चाहिए, और ताकि हम अपने भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया अगर बनाना है तो एक ही एक तरीका है, ये आप देखो भी, नारी शक्ति को एम्पावरमेंट करने का, रोजगार उपलब्ध करवाने के बहुत साधन है। अगर चाइना से स्मगलिंग किया हुआ कपड़ा रुक जाए और बांग्लादेश से जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है वो रुक जाए, तो मेरा भारत ऑटोमेटिकली आने वाले 10 सालों में सोने की चिड़िया बन जाएगा। चलिए तरुण जी, शुक्रिया, आपने हमें इतना समय दिया। और अभी हमने आपको ये तो दिखाया ही कि जो आप शर्ट पहनते हैं वो कैसे बन रहा है, रुई से आता हुआ ये फाइनल फॉर्म में कैसे बन रहा है, और ये भी दिखाया कि कैसे अलग अलग भांति के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, बाहर से आए लोगों को, यहाँ के लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, उसकी आगे कैसे ग्रोथ हो सकती है, उसको कैसे और अप्राइज किया जा सकता है, इस सब पर बात हुई। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, हाँ, तो हमने इस सब के बारे में आपको बताया। हमारी ऐसी ही कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग तरह के व्यापार, उनके रोजगार से आपको वाकिफ करवाते रहे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। इस वक्त हम लोग लुधियाना में हैं। शुक्रिया।